हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल जिसका कि 2-3 महीने में एग्ज़ाम आने वाला है और बीएसएससी सीजीएल जिसका नोटिफिकेशन भी कुछ दिनों में आने का खबर तो है कि कुछ दिनों में आने वाला है। तो उसके लिए हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान का जो बुक है, ब्लू कवर वाला, लूसेंट ऑब्जेक्टिव की बात नहीं कर रहे हैं, लूसेंट सामान्य ज्ञान का जो बुक है वो हम लोग उससे हम लोग मिडावल हिस्ट्री अभी हम लोग शुरू किए हैं। उससे क्वेश्चन बना के और आपसे टेस्ट लिया जाता है ताकि पता चले कि कितना याद रह रहा है। और जैसे अभी हम लोग मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मुग़ल साम्राज्य का हम बताते हैं कि आपको पहले उस चैप्टर को पढ़ के आना है। और जो कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन तो फैक्ट्स के रूप में दिया हुआ है लेकिन क्वेश्चन के रूप में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, जिससे हम लोगों को एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन होता है। याद तो हम लोग कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप टेस्ट लगाइए और इससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना याद रह रहा है, ठीक है। और इस तरीके का जो वीडियो है ये हम यूट्यूब में कहीं पर भी नहीं देख रहे थे कि टॉपिक वाइज किसी भी चीज़ को मतलब टॉपिक वाइज लूसेंट का जो सामान्य ज्ञान का बुक है उससे बनाया जाना था, ठीक है। ये जितना भी क्वेश्चन हम बना रहे हैं वो पूरा का पूरा लूसेंट का बुक से ही बन रहा है, ठीक है। उसमें से आपको कहीं और से आपको क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो अगर आप पढ़ के आए हैं तो आपको पूरा वहाँ पर क्वेश्चन दिखेगा कि यही सब क्वेश्चन हम लोग वहाँ पर भी यहाँ पर फैक्ट्स पढ़े थे और क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो आप मुग़ल साम्राज्य जो है उसका 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया है, यानी कि 2 पार्ट हो गया, ये तीसरा पार्ट है और ये लास्ट पार्ट है। इसके पहले मिडावल हिस्ट्री का शुरुआत से ही आप देखिए। अगर आप नहीं देखें, प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट पे जाइए और उसको पूरा कवर कीजिए। टॉपिक को पढ़िए बुक से और यहाँ पर आकर रिवीजन कीजिए, ठीक है। रिवीजन यानी टेस्ट लगाइए ताकि आप चेक कर सकें कि आपको कितना याद रह रहा है। यूट्यूब पे जितना भी वीडियो अभी तक हम देखे हैं तो लूसेंट बुक से बनाता तो है, लेकिन वो पूरा का पूरा मिडावल हिस्ट्री कवर कर लिया। तो पूरा का पूरा मिडावल हिस्ट्री का दे देने से क्या होता है कि अब आपको पूरा पढ़ेंगे तब जाकर आप टेस्ट लगा पाएंगे। लेकिन यहाँ क्या है, एक टॉपिक पढ़िए और उसके बाद आप टेस्ट लगाइए, देखिए कि आपको कितना याद रहता है। तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन है सामूगढ़ का युद्ध कब और किन के बीच हुआ। तो सामूगढ़ का युद्ध कब और किन के बीच हुआ, अगर आप बुक में देखेंगे, अगर आप पढ़ के आए तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो अब बताइए सामूगढ़ का युद्ध कब और किन के बीच हुआ। तो ये 29 मई 1658 दारा और औरंगजेब के बीच। तो औरंगजेब और दारा सिको जो था, तो दारा सिको और औरंगजेब के बीच बहुत सारा लड़ाई होता था क्योंकि दोनों में मतलब उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था। तो 29 मई 1658 दारा और औरंगजेब के बीच। तो अगर आपको मान लीजिए कि डेट नहीं भी याद है तो ईयर से आप थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते थे ईयर और किन के बीच हुआ था। देखिए पहला ऑप्शन जो है 15 मार्च 1658 दारा और मुराद के बीच। तो दारा और मुराद नहीं था, दारा सिको और औरंगजेब था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दारा सिको की हत्या कब की गई। तो दारा सिको की हत्या जो है वह कब की गई, तो 30 अगस्त 1659, यानी कि सी ऑप्शन जो है 30 अगस्त 1659। हम डायरेक्ट जो करेक्ट ऑप्शन है वो बता दे रहे हैं। अगर आपको ऑप्शन को पढ़ना है पूरा या याद नहीं है आपको तो आप पॉज कीजिए और पूरा ऑप्शन पढ़ के सही जवाब लगाइए, ठीक है। क्योंकि पूरा ऑप्शन पढ़ने में क्या होता है कि ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाता है जो कि आप लोग देखना पसंद नहीं करते हैं शायद। दारा सिको ने अपना निर्वासित जीवन कहाँ बिताया। दारा सिको को जब निर्वासित कर दिया गया था तो वह अपना निर्वासित जीवन कहाँ बिताया, तो कंकबाड़ी किला अलवर में, ठीक है, अलवर राजस्थान, कंकबाड़ी किला अलवर में। शाहजहाँ की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो शाहजहाँ की मृत्यु जो है वह आगरा किला में 22 जनवरी 1666 में, आगरा किला में, ठीक है, 22 जनवरी 1666 आगरा किला में। अगर आपको डेट नहीं भी याद रहता कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम ईयर और जो जगह है उसको ज़रूर याद रखिएगा। 1666 ईस्वी आगरा किला, क्योंकि आप अभी हम टॉपिक बता दिए थे आपको कि टॉपिक पढ़ के आना है। हमेशा जो वीडियो बना है उसके नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ के आइए, ठीक है, क्योंकि उसी से क्वेश्चन बनेगा। तो इसलिए हम इसमें पूरा जो डेट है उसको भी डाल दिए हैं, लेकिन हो सकता है आपके एग्ज़ाम में इतना
प्रिसाइज तरीके से क्वेश्चन ना पूछा जाए तो आप ईयर याद रखिए कि 1666 ईस्वी, आगरा किला, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन। औरंगजेब का जन्म कब और कहाँ हुआ था? औरंगजेब का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी, दोहाद गुजरात में, ठीक है, दोहाद गुजरात में, ए नंबर ऑप्शन। औरंगजेब का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो औरंगजेब का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? 31 जुलाई 1658 आगरा में, ठीक है, 1658 में देखिए सामोगढ़ का युद्ध हुआ था और उसके बाद औरंगजेब और दारा सिकों के बीच में सामोगढ़ का युद्ध जब हुआ, औरंगजेब जीत गया और वहाँ पर आगरा में उसका राज्याभिषेक हुआ। औरंगजेब के गुरु कौन थे? तो औरंगजेब के गुरु जो थे वह थे मीर मोहम्मद हकीम, मीर मोहम्मद हकीम, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन। औरंगजेब किस धर्म को मानता था? सिया, इस्लाम, हिंदू, सुन्नी। तो वह सुन्नी को मानता था, ठीक है, औरंगजेब जो था वह सुन्नी धर्म को मानता था। सुन्नी और सिया जो है वह इस्लाम धर्म का ही दो पार्ट है, तो उसमें से वह सुन्नी धर्म को मानता था। पुरंदर की संधि कब और किनके बीच संपन्न हुई? तो पुरंदर की संधि जो है आपको ईयर कम से कम याद रखना है, 1665 में जयसिंह और शिवाजी के बीच, 1665 में जयसिंह और शिवाजी के बीच। औरंगजेब ने किस गुरु की हत्या करवाई थी? औरंगजेब ने किस गुरु की हत्या करवाई थी? तो यह थे गुरु तेग बहादुर, ठीक है, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई? तो वह औरंगजेब ने करवाई थी, क्योंकि वह इस्लाम स्वीकार नहीं कर रहा था। औरंगजेब ने जजिया कर को कब पुनः लागू किया था? औरंगजेब ने जजिया कर को कब पुनः लागू किया था? तो 1679 ईस्वी, यानी सी नंबर ऑप्शन होगा, 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू करवाया था। बीबी का मकबरा किसने और कब बनवाया था? तो बीबी का मकबरा जो है वो औरंगजेब ने बनवाया था 1679 में, 1679 में बीबी का मकबरा उसने बनवाया था। औरंगजेब के शासनकाल में जाट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? औरंगजेब के शासनकाल में जाट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह था गोकुला और राजा राम ने, गोकुला और राजा राम ने। अगर आप बुक को पढ़ें ये सारे क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे, ठीक है, ये सब फैक्ट आप पढ़ के हैं, बस आपको यहाँ टेस्ट लगा के चेक करना है कि आपको कितना याद रहता है। जाटों ने किस मकबरे को लूटा था? जाटों ने किस मकबरे को लूटा था? अकबर का मकबरा, हुमायूं का मकबरा या बीबी का मकबरा? तो उन्होंने अकबर का मकबरा लूटा था, ठीक है। भरतपुर राजवंश की नींव किसने डाली थी? तो भरतपुर चूड़ामन, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन। औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? 1670, 1679, 1686, 1687। देखिए अगर आपको इसका रिटन फॉर्मेट में चाहिए तो आप मेरा ब्लॉग चैनल जो है उसको विजिट कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ब्लॉग चैनल का भी और टेलीग्राम चैनल का भी, दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, जिससे रिटन फॉर्मेट में अगर आपको चाहिए ताकि आप रिवीजन कर सकें तो वहाँ आप जाके विजिट कीजिए, आपको मिल जाएगा। औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? तो 1686 में, ठीक है। गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया गया? गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया गया 1687 में, 1687 में। दारा सिकों को किस उपाधि से जाना जाता है? जिंदा पीर, शाह बुलंद इकबाल, मुनीस अल अरवा, महाकवि राय। किस उपाधि से जाना जाता है? या शाह बुलंद इकबाल, ठीक है। देखिए रिटर्न फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा ब्लॉग चैनल में, और एक ही जगह पे पूरा मुगल साम्राज्य का जितना भी क्वेश्चन है तो सारा मिलेगा एक ही जगह पे, यानी कि फर्स्ट पार्ट से लेके थर्ड पार्ट तक, ठीक है। किस किला का निर्माण जयसिंह द्वितीय ने करवाया? जयसिंह द्वितीय ने किया था? आगरा किला, लाल किला, ककबाड़ी किला, गोलकुंडा किला। तो यह जयसिंह द्वितीय ने कंकबाड़ी किला का निर्माण किया था। शाहजहां को किस वर्ष औरंगजेब ने बंदी बना लिया? औरंगजेब ने किस वर्ष बंदी बना लिया था? तो यह 1658 में बना लिया था, ठीक है।
मदन्ना एवं अकन्ना का संबंध किस शासक से था? मदन्ना एवं अकन्ना का संबंध किस शासक से था? अकबर, औरंगजेब, अबुल हसन, शाहजहां। तो यह अबुल हसन से था। ठीक है। औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की संख्या कितनी थी? हिंदू मनसबदारों की संख्या थी 337। औरंगजेब का पुत्र किसके बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर बैठा? दुर्गादास, शिवाजी, मीर जुमला या जयसिंह। तो औरंगजेब का जो पुत्र था वह दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर बैठा। औरंगजेब ने अपने शासन का आधार किससे बनाया? औरंगजेब ने अपने शासन का आधार कुरान को बनाया था। ठीक है, यानी कुरान के हिसाब से वहाँ का शासन चलता था। औरंगजेब ने किस प्रथा पर प्रतिबंध लगाया जिसमें सम्राट को उसकी जन्मदिन पर तोला जाता था? औरंगजेब ने किस प्रथा पर प्रतिबंध लगाया जिसमें सम्राट को उसके जन्मदिन पर तोला जाता था? यानी आप देखे होंगे टीवी वी में कि एक तराजू होता था, उस जन्मदिन के दिन पे मतलब जन्मदिन पर उसे तराजू के एक पलड़े पे बिठा दिया जाता था और दूसरे पलड़े पे बहुत सारा सोना, जवाहरात, हीरा, ये सब चीज़, और उन सबको मतलब कि क्या किया जाता था, गरीबों में बांट दिया जाता था। तो इसको कौन सा प्रथा कहते हैं? इसको कहते हैं तुलादान प्रथा। इसको औरंगजेब ने बंद करवा दिया था। औरंगजेब ने दरबार में किस पर पाबंदी लगा दी थी? नृत्य, संगीत, नाटक, कविता। तो उन्होंने संगीत पर पाबंदी लगा दी थी। ठीक है। औरंगजेब स्वयं किस वाद्य यंत्र को बजाने में दक्ष था? तो वह वीणा बजाने में दक्ष था औरंगजेब। औरंगजेब किस वर्ष हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया? 1665 में। ठीक है, 1665 बी ऑप्शन, हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। औरंगजेब के शासनकाल में तोड़ा गया प्रमुख मंदिर कौन सा था? औरंगजेब के शासनकाल में तोड़ा गया प्रमुख मंदिर कौन सा था? सोमनाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, कैलाश मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर। तो वह था सोमनाथ मंदिर। ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। यह जरूर याद रखिएगा, 1707 में हुई थी। औरंगजेब को कहाँ दफनाया गया? तो यह खुलदाबाद रोजा, सी नंबर ऑप्शन, खुलदाबाद रोजा में दफनाया गया। औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्यों के सूबों की संख्या कितनी थी? सूबों की संख्या कितनी थी? यह 20 थी। औरंगजेब ने दारुल हर्ब को किस में बदलने का महत्वपूर्ण लक्ष्य रखा? औरंगजेब ने दारुल हर्ब को किस में बदलने का महत्वपूर्ण लक्ष्य रखा? दारुल हक, दारुल इस्लाम, दारुल अमन, दारुल शांति। तो दारुल इस्लाम में। ठीक है, यानी दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलने का महत्वपूर्ण लक्ष्य रखा था। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना के सर्वा सेनापति कौन था? औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना का सेनापति कौन था? तो वह था मीर जुमला, ए नंबर ऑप्शन, मीर जुमला। औरंगजेब का चिकित्सक कौन था? बर्नी, इब्न बतूता, फ्रैंकोइस वर्नियर, अलबरूनी। यह क्वेश्चन में जरूर याद रखना है, फ्रैंकोइस वर्नियर। औरंगजेब के समय में सर्वाधिक दीवान के पद पर कार्य करने वाला व्यक्ति कौन था? आसिफ खान, मदन्ना, असद खान, अकन्ना। आसिफ खान, मदन्ना, असद खान और अकन्ना। तो मदन्ना और अकन्ना तो बिल्कुल नहीं होगा, तो इसमें था असद खान। ठीक है, असद खान। मुगल काल में सरखत नामक पत्र पर हस्ताक्षर करने का कार्य कौन करता था? वजीर, दीवान, मीर बख्शी, सद्र, उस सद्र। तो वह था मीर बख्शी। मुगल काल में सरखत नामक पत्र पर हस्ताक्षर करने का कार्य कौन करता था? मीर बख्शी। ठीक है। मुगल प्रशासन में शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वालों को रोकने वाला अधिकारी कौन था? उस अधिकारी का मतलब नाम बताइए जो कि शरीयत के खिलाफ अगर कोई कार्य करता था तो उसको रोकने का कार्य करता था। वह था मुहतसीब। कौन था? मुहतसीब। मुगल प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? तो हर जगह पर यही होता है, ग्राम। मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को क्या कहा जाता था? परगना, नांगला,
दस्तूर या मीर समा। तो मावदा के अंतर्गत जो छोटी छोटी बस्तियां होती थी उसको क्या कहते थे? नागला कहते थे, नागला। सूबेदार का मुख्य कार्य क्या था? प्रांतीय राजस्व का प्रधान, जिला का प्रधान फौजी, प्रांतों में शांति स्थापित करना, नगर प्रधान। तो सूबेदार का मुख्य कार्य क्या था? प्रांतों में शांति स्थापित करना। ठीक है। दीवान किसके प्रति सीधे जवाबदेह था? सूबेदार, बख्शी, शाही दीवान, कोतवाल। तो दीवान जो होगा वह शाही दीवान के प्रति सीधे जवाबदेह होगा। बख्शी का मुख्य कार्य क्या था? प्रांतीय सैन्य प्रधान, जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी, नगर प्रधान, परगने का प्रमुख अधिकारी। तो बख्शी का मुख्य कार्य क्या होता था? प्रांतीय सैन्य प्रधान। ठीक है, प्रांत का सैन्य प्रधान होता था बख्शी। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए कि बख्शी का कार्य क्या होता है, मुहतसिब कौन था, जिले का प्रधान फौजी अधिकारी कौन था? बख्शी, आमिल, फौजदार, सिकदार। सिकदार नहीं होगा, बख्शी तो अभी हम लोग देख लिए कि वह हेड होता था, तो जिले का प्रधान फौजी अधिकारी फौजदार होता है। ठीक है। जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी कौन था? कोतवाल, सिकदार, आमिल या अमल गुजार, दीवान। तो कोतवाल तो देखिए पुलिस टाइप का लग रहा है सुनने में, सिकदार यानी परगने का ये होता था, हेड होता था। ठीक है, दीवान भी जानते हैं, लेकिन यहाँ पर आमिल या अमल गुजार जो है वह हो जाएगा राजस्व अधिकारी। ठीक है, दीवान भी उस राजस्व से ही रिलेटेड है, लेकिन वह हेड होता है, आमिल गुजार का वह हेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राजस्व अधिकारी की अगर बात करेंगे जिले का, तो आमिल या आमिल गुजार। नगर प्रधान को क्या कहा जाता है? तो नगर प्रधान को क्या कहते हैं? कोतवाल कहते हैं। ठीक है, ये सारा जो बॉक्स में दिया हुआ है उसको आपको ज़रूर एकदम रट के रखना है। ठीक है, तो नगर प्रधान को क्या कहा जाता है? सिकदार, कोतवाल, आमिल या बख्शी, तो या कोतवाल कहा जाता है। परगने का मुख्य अधिकारी कौन था? सिकदार, कोतवाल, सूबेदार, आमिल। परगने का प्रमुख अधिकारी कौन था? तो वह है सिकदार। ठीक है, अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति कब की गई? करोड़ी नामक यह 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करके लाता था, 1 करोड़ रुपए कर इकट्ठा करके। ठीक है, तो यह करोड़ी नामक अधिकारी कब नियुक्त किया गया? 1573 में, यानी कि बी नंबर ऑप्शन 1573 में। शाहजहां के शासनकाल में सरकार और परगना के मध्य किस नई इकाई की स्थापना की गई? सूबा, महाल, चकला, दस्तूर। शाहजहां के शासनकाल में सरकार और परगना के मध्य किस नई इकाई की स्थापना की गई? तो वह था चकला, सी नंबर ऑप्शन चकला। खालसा भूमि किसके नियंत्रण में होती थी? तो खालसा भूमि जो थी वह बादशाह के नियंत्रण में हुआ करता था। जागीर भूमि का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता था? शाही खजाने के लिए, धार्मिक उद्देश्यों के लिए, तनख्वाह के बदले, आम जनता की भलाई के लिए। तो तनख्वाह के बदले दिया जाता था जागीर भूमि। ठीक है, यानी तनख्वाह नहीं देंगे, सीधे जमीन दे देंगे। सयूरगल या मदद ए मास भूमि को और क्या कहा जाता था? तो उसको मिल्क कहा जाता था। ठीक है, सयूरगल या मदद ए मास भूमि को क्या कहा जाता था? मिल्क कहा जाता था। शेरशाह द्वारा भू राजस्व के लिए किस पद्धति का उपयोग किया गया? तखसीस, बंदोबस्त, राई या नसक। शेरशाह द्वारा भू राजस्व की जो पद्धति थी उसको राई कहा जाता था। ठीक है, देखिए ये सब क्वेश्चन जो है अगर आपको याद नहीं है तो उसको याद करते चलिए, मतलब 2-3 बार वीडियो को देखिए या व्लॉग चैनल पर विजिट कीजिए, उस पर आप जाके पूरा क्वेश्चन को याद कीजिए, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन लूसेंट बुक से बनाया गया और साथ के साथ वो वही सब क्वेश्चन बनाया गया है जो कि एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया गया है, शेरशाह द्वारा भू राजस्व की किस पद्धति का उपयोग किया जाता था? तो यह राई नाम की पद्धति थी। टोडरमल द्वारा भू राजस्व की नवीन प्रणाली क्या थी? तो भू राजस्व की नवीन प्रणाली क्या थी? पूछेगा, जब्ती प्रणाली इसमें था। ठीक है, कि जब्ती प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? तो अकबर द्वारा लागू किया गया था, टोडरमल ने इस नई प्रणाली को शुरू किया था। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में किस प्रणाली को अपनाया?
राई, तखसीस, नसक या बंदोबस्त। तो यह नसक प्रणाली जो था वह औरंगजेब ने अपनाया था। राई प्रणाली किसने अपनाया था? तो यह था शेरशाह सूरी ने। मुगल काल में खुद कास्त किसान कौन थे? जो दूसरे गांव जाकर कृषि कार्य करते थे, जो किराए पर भूमि लेकर कृषि कार्य करते थे, जो उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां के वे निवासी थे। तो खुद कास्ट उसी को कहते थे जो उसी भूमि पर उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां के वे निवासी थे। मुगल काल में पाही कास्ट किसान कौन था? जो दूसरे गांव जाकर कृषि कार्य करते थे उसको कहते थे पाही कास्ट। खुद कास्ट जो उसी गांव में रहकर उसी वहीं की भूमि पर काम करते थे। पाही कास्ट उसको कहते थे जो दूसरे गांव जाकर कृषि कार्य करते थे। मुजारियन किसान कौन थे? जो दूसरे गांव जाकर कृषि कार्य करते थे, जो भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे। तो जो भूमि किराए पर लेकर जो कृषि कार्य करते थे उसको कहते थे मुजारियन। तो खुद कास्त वहीं पर गांव में ही, पाही कास्त दूसरे गांव जाकर, और मुजारियन जो होते थे वह कृषि कार्य के लिए भूमि किराए पर लेते थे। मुगल काल में नील उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन सा था? आगरा, बयाना, मालवा, बिहार। तो मुगल काल में नील उत्पादन का प्रमुख स्थान कौन सा था? तो वह था बयाना। सोरा उत्पादन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो सोरा उत्पादन का बिहार। ठीक है, तो ये आपको ऐसे भी याद रखना है कि बिहार जो था वह सोरा उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। मुगल काल में रुपये की सर्वाधिक ढलाई किसके शासनकाल में हुई? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या जहांगीर? तो औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज़्यादा रुपये की ढलाई हुई थी। आना सिक्के का प्रचलन किस मुगल सम्राट ने करवाया? तो यह कौन था? शाहजहां था। ठीक है, जिसने आना सिक्के का प्रचलन करवाया था। रुपया जो था शेरशाह सूरी। जहांगीर ने किसके साथ अपने सिक्कों पर अपना और उसकी पत्नी का नाम अंकित करवाया? जोधाबाई, नूरजहां, मुमताज महल, कांधारी बेगम। तो जाहिर सी बात है जहांगीर की जो पत्नी थी उसी के साथ करवाएगा, तो जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां। ठीक है। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार कौन सा था? सिक्का था, मतलब आधार कौन सा सिक्का था? संसव सिक्का, मुहर, रुपया, जलाली। तो रुपया जो था वह मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार सिक्का था। गल्ला बख्शी किस प्रकार की लगान वसूलने की व्यवस्था थी? नगद लगान, उपज का कुछ भाग ले लेना। तो गल्ला बख्शी क्या था? जितना भी उपज हुआ उसका कुछ भाग ले लेना। बंगाल में किस प्रकार की लगान वसूली करने की व्यवस्था थी? जब्ती, नसक, तखसीस या बंजर? तो यह था नसक। ठीक है, बंगाल में किस प्रकार का लगान वसूला जाता था? नसक। अकबर के शासनकाल में चलाए गए सबसे बड़ा सोने का सिक्का कौन सा था? संसव सिक्का, इलाही, आत्मा बिन सात। तो सबसे बड़ा सिक्का कौन सा था? संसव सिक्का। मुगल काल में सबसे प्रचलित सोने का सिक्का कौन सा था? तो वह था संसव सिक्का। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन, संसव सिक्का। दरब, चरण, चंदन, दह, कल व सूकी किस धातु के सिक्के थे? तो ये सब जो थे, दरब, चरण, चंदन, दह, कल, सूकी, यह सब चांदी के सिक्के थे। दैनिक लेन देन के लिए मुगल काल में किस धातु के सिक्के का प्रयोग किया जाता था? तो दैनिक लेन देन में किसका यूज करते थे? तांबे का। सी नंबर ऑप्शन, तांबे का। 1 रुपये में कितने दाम होते थे? तो 1 रुपये में 40 दाम होता था। ठीक है। मुगल सेना कितने भागों में विभक्त थी? मुगल सेना जो थी वह 4 भागों में विभक्त थी। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था किस प्रथा पर आधारित थी? नसक प्रणाली, बंदोबस्त प्रणाली, मनसबदारी प्रथा, जजिया प्रथा। तो वह था मनसबदारी प्रथा। ठीक है। 5000 जात की पदवी के कितने मनसबदार अकबर के शासनकाल में थे? तो अकबर के शासनकाल में 5000 जात की पदवी वाले मनसबदार थे 29। औरंगजेब के शासन तक 5000 जात की पदवी वाले मनसबदारों की संख्या कितनी थी? वह थी 79। ठीक है, अकबर के काल में 29 और औरंगजेब के काल में 79।
सवार पद में 2 अस्पा और सिंह अस्पा की व्यवस्था किसने की थी? तो यह जहांगीर ने की थी। सवार पद में 2 अस्पा और सिंह अस्पा। सवार पद में 2 अस्पा और सिंह अस्पा का सर्वप्रथम पद किसे दिया गया? तो वह महावत खां को दिया गया था। ठीक है, महावत खां को इसका पद दिया गया था सबसे पहले। फुटकर घुड़सवार जिन्हें मुगल शहंशाह खुद रखते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? मनसबदार, अहदी, उमरा, अमीर आजम। तो उसे अहदी कहा जाता था। अहदी क्या कहलाते थे? तो वह भद्र घुड़सवार होते थे। ठीक है, भद्र घुड़सवार होते थे। अहदियों की भर्ती कौन करता था? सूबेदार, दीवान, शहंशाह, वकील। तो वह सी नंबर शहंशाह करता था। ठीक है, तो यह इतना क्वेश्चन था और यह मुगल साम्राज्य से जितना भी क्वेश्चन हो सकता था यह कंप्लीट हो गया है। और ये पार्ट 3 है। तीनों पार्ट आप देखिए, और इससे पहले भी जितना भी मिडावल हिस्ट्री में जितना भी वीडियो अपलोड किया गया है, एक एक टॉपिक पे बनाया गया है। ठीक है, आप टॉपिक को पढ़िए, याद कीजिए और उसके बाद फिर आप चेक कीजिए कि आपको कितना याद रहता है। ठीक है, और आप व्लॉग चैनल पे विजिट कीजिए ताकि आप रिवीजन के लिए दोबारा, अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो अच्छी बात है, नहीं देखना चाहते हैं तो आप व्लॉग चैनल पे इसको रिटन फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा और आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।